हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिपरेशन टाइम्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पाषाण काल का जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो पूरा कंप्लीट हो गया था। अगर उससे रिलेटेड आपकी कोई भी वीडियो मिस हो गई है तो आप उसे प्लेलिस्ट में से चेक कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ताम्र पाषाण युग। ताम्र पाषाण युग से आपका क्या यहाँ पर मीनिंग है, उससे समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा प्रीवियस टॉपिक के साथ कनेक्ट करना चाहूँगी, जिसमें हमने पाषाण काल के बारे में पढ़ा था। तो पाषाण काल में हमने ये देखा कि जो मानव है वो अपने औजारों के लिए पूरी तरह से पत्थरों पर ही निर्भर था। तो पत्थर से ही उसने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में जो जो उसने अपनी तकनीक में चेंजेस किए अपने औजार बनाने में, वो लेकिन रहे तो वो पत्थरों के ही ना, मतलब पत्थरों से ही उसने औजार सारे बनाए। लेकिन अब जो बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला, अब क्या था, अब उसकी था नॉलेज में धातु का प्रयोग का आना। ठीक है। तो जब हम ये कह सकते हैं कि जब वो न्योलिथिक पीरियड का अंतिम चरण चल रहा था, यानी कि जो लास्ट टाइम उसका चल रहा था, तब उसने तांबे का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो तांबे का जब मानव ने प्रयोग करना शुरू करा तो क्या उसने पत्थरों का प्रयोग करना बंद कर दिया? ये भी माइंड में आ सकता है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने अभी तक यही देखा कि जो चीज़ें वो प्रयोग करता आ रहा था मानव, उसने उनको प्रयोग करना नहीं छोड़ा, बेशक उसने कोई नई चीज़ की खोज कर ली हो। ठीक है। तो अब यही बात है कि उसने पत्थर और तांबा दोनों का ही प्रयोग करा। तो हम इसे एक लाइन में कैसे समझ सकते हैं कि ताम्रपाषाण युग ऐसा युग है जिसमें पत्थर और तांबा दोनों की ही उपयोग की अवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे। ताम्रपाषाण युग आज का टॉपिक है, जिसे चैल्कोलिथिक एज कहते हैं हम। ठीक है। तो इसे पढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपको फिर से कहूँगी, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो फिर आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये धातु युग की स्टार्टिंग थी। ठीक है। तो धातु युग का अगर हम क्रम देखते हैं तो ये सबसे पहले हम परिचित हुए तांबे से ही, तब उससे हम इसका नाम पड़ा ताम्र युग, है ना। फिर आगे हम देखेंगे कांस्य युग आएगा, फिर उसके बाद लोह युग आएगा। ये 3 चरण थे जिसमें मानव का जो सभ्यता थी वो आगे आगे और डेवलप होती गई। तो अब अगर हम बात करते हैं ताम्रपाषाण युग की, तो ताम्रपाषाण युग में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का एक साथ प्रयोग किया। ये चीज़ मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि पत्थर और तांबा दोनों ही मानव प्रयोग में ला रहा था इस युग में। नवपाषाण का अंत होते होते तांबा धातु का इस्तेमाल शुरू हो गया था। सर्वप्रथम औजारों में प्रयुक्त जो धातु है वो कौन सी थी? तांबा, जिसे हम कॉपर कहते हैं। और इसका पता कैसे मतलब कब चला? लगभग 5000 ईसा पूर्व। और जो प्रमाण है जिसके माध्यम से हमें ये पता चला कि सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग हुआ औजारों में, तो वो क्या था? प्रमाण अतिरम पक्कम से प्राप्त तांबे की कुल्हाड़ी। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि सबसे पहले धातु कौन सी प्रयोग में लाई गई औजारों में, तो आप आंसर टिक करेंगे तांबा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉपर। और अगर आपसे प्रमाण पूछा जाता है कि कौन सा प्रमाण था जिसके माध्यम से ये पता चला, तो वो क्या है? तांबे की कुल्हाड़ी। और ये कहाँ से प्राप्त हुई है? अतिरम पक्कम से। अब आगे बात करते हैं। इस काल की कुछ संस्कृतियां हड़प्पा काल से पूर्व की हैं, कुछ हड़प्पा के समय पर, अधिकतर हड़प्पा के बाद की हैं। अब देखिए, यहाँ पर माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि अगर ज़्यादातर संस्कृतियां हड़प्पा के बाद की हैं, यानी कि जब मानव जो था वो कांसा धातु जो थी उससे परिचित हो गया था, तो फिर भी हम तांबा, ये जो धातु है, यानी कि जो ताम्र का युग आया, इसे हम पहले क्यों स्टडी करते हैं? तो उसका सबसे बड़ा रीज़न आप एक ये भी मान सकते हैं कि देखिए, अगर हम धातुओं के प्रयोग से परिचित हों तो सबसे पहले मानव जो है वो कॉपर से परिचित हुआ, उसके बाद वो ब्रॉन्ज से हुआ, यानी कि पहले वो तांबे से परिचित हुआ, बाद में वो कांस्य से परिचित हुआ औजारों में प्रयोग के लिए। तो जिस धातु का पहले प्रयोग आएगा उसे हम पहले स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर आपने कहीं ये देखा हो कि ताम्रपाषाण युग बाद में पढ़ाया गया है, तो ऐसा आपने कोई ऐसा माइंड में नहीं लाना कि टॉपिक बाद में आएगा या पहले आएगा। यहाँ मैंने आपको बता दिया कि जो धातु पहले आई हम उसे पहले स्टडी करेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर हम तकनीकी दृष्टि से देखते हैं तो जो ताम्रपाषाण अवस्था है वो हड़प्पा की जो कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की है।
ठीक है। लेकिन अगर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो कुछ भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति से पहले की मानी जाती हैं सभ्यता, और जो ज़्यादातर है वो ताम्र पाषाण युग के बाद की होती हैं। ठीक है, तो ये इसमें इतना ज़्यादा कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट करना है। अब आगे देखते हैं भारत में ताम्र पाषाण के मुख्य क्षेत्र। अब देखिए फ्रेंड्स, ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ कई आई। ठीक है, हमने वो डिस्कस करनी है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान को हम सबसे पहले लेंगे यहाँ पर। तो जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पर जो क्षेत्र आएंगे वो आएंगे अहार, जिसे हम अहाड़ भी कहते हैं। ठीक है, फिर आया है गिलुंद, और थर्ड है बालाथल। तो जो तीन एरिया हैं ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान के आते हैं, और अगर मैं इसे एक संस्कृति का नाम दूं तो वो क्या है, अहार। ठीक है, अब इसे पूरी को एक संस्कृति का नाम दे दिया गया। अब इनमें से जो क्षेत्र ज़्यादा विशेषता रखता था वहाँ पर उसके नाम पर उस संस्कृति का नाम पड़ गया। तो अहाड़ संस्कृति या फिर अहार संस्कृति के नाम से दक्षिण पूर्वी राजस्थान वाले को हम जानते हैं। इसके अलावा आपसे एक अगर मैं और बताऊं कि अगर उत्तर पूर्वी एरिया अगर पूछा जाता है राजस्थान का, तो हम आंसर टिक करते गणेश्वर सभ्यता। वो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वो, लेकिन बस गणेश्वर सभ्यता भी राजस्थान की ही मानी जाती है। और जो गणेश्वर सभ्यता है उसको और डीप में अगर आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण पूर्वी है या उत्तर पूर्वी, तो आप आंसर टिक करेंगे उत्तर पूर्वी। और गणेश्वर सभ्यता के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं कि जो भी तांबा से रिलेटेड जो सामान था वो हड़प्पा को कहाँ गणेश्वर सभ्यता से ही मतलब मिलता था। ठीक है, अब बात करते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश की। पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो एरिया है उसमें है मालवा और कायथा। यानी कि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो हम मालवा और कायथा के बारे में पढ़ेंगे। और मालवा संस्कृति के नाम से अलग संस्कृति है, कायथा अलग संस्कृति है, दोनों की अलग अलग हम स्टडी करेंगे। और कायथा संस्कृति में आपको बता दूं ये सबसे पुरानी संस्कृति मानी जाती है। एक ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि ताम्रपाषाण की सबसे पुरानी संस्कृति कौन सी है, तो आप आंसर क्या टिक करेंगे, कायथा संस्कृति। ये एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए पश्चिमी महाराष्ट्र का जो एरिया है इसमें देखिए दो ज़िले हैं, एक अहमदनगर और एक है पुणे। अगर हम अहमदनगर की फ्रेंड्स बात करते हैं तो यहाँ आएगा जोरवे, नेवासा और दैमाबाद। ठीक है, और जब हम पुणे की बात करते हैं तो आएगा चंदौली, सोनेगांव और इनाम गांव। ठीक है, तो ये भी आपने क्षेत्र ध्यान रखने हैं। और पश्चिमी महाराष्ट्र से एक क्वेश्चन ये बनता है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा उत्खनन कहाँ से हुए हैं ताम्रपाषाण युग के, तो आप आंसर टिक करेंगे पश्चिमी महाराष्ट्र। ठीक है, और ये जो जॉर्वे है फ्रेंड्स, जॉर्वे ये कहाँ पर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पूरी संस्कृति है जो पश्चिमी महाराष्ट्र की, इसे जॉर्वे संस्कृति के नाम से जाना गया, जो कि सबसे लेटेस्ट मानी जाती है। क्योंकि जब ताम्रपाषाण की संस्कृतियाँ ख़त्म हो गई थी तो ये जो थी सबसे एंड तक मतलब बाद में भी रही। ठीक है, तो जो जॉर्वे है ये कहाँ पर है, जो प्रवरा नदी है, ये प्रवरा नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी, उसके तट पर है ये। ठीक है, जॉर्वे। तो आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब आगे बात करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे दक्षिण पूर्वी राजस्थान की। जो संस्कृति है वो है आहार। ठीक है, 2000 से 1500 BC इसका टाइम पीरियड माना जाता है। और किसी जगह आपने पढ़ा होगा 2800 से 1500 भी, पर ये 2000 इसलिए है क्योंकि एक बार किसी एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आया था, तो वहाँ 2000 ही इसका टाइम पीरियड सही माना गया था। ठीक है, और अब देखिए इसे बनास सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब बनास क्या है, बनास एक रिवर का नाम है, उस रिवर के नाम ही इस सभ्यता का नाम पड़ा। तो अगर आपसे पूछा जाए बनास सभ्यता कौन सी संस्कृति है, तो आहार संस्कृति। ठीक है, अब इसमें क्षेत्र आएंगे आहार, गिलुंद और बालाथल। अब इम्पॉर्टेंट जो है फ्रेंड्स इसमें आहार और गिलुंद है, तो हम सबसे पहले उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो जो आहार है इसका प्राचीन नाम है ताम्रवती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताम्रवती, और इसके अलावा ताम्र नगरी भी है। ठीक है, तो ताम्रवती अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि ताम्रवती किसका प्राचीन नाम है, तो आप आंसर क्या टिक करेंगे, आहार। ठीक है, और इसके अलावा ताम्र नगरी हो गया और तांबावली। ठीक है, ये सब नाम अगर आ जाए तो आप समझ जाइए आहार के पुराने नाम हैं। सर्वाधिक तांबे के उपकरण के साक्ष्य आपसे पूछा जा सकता है, सबसे ज़्यादा तांबे के उपकरण के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आप आंसर फटाफट से टिक कर देंगे, आहार। ठीक है, और रंगाई व छपाई के काम के साक्ष्य भी आहार से मिलते हैं।
और आहार स्थल से पत्थरों से बने मकान मिले हैं। इन मकानों में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आहार के जो घर बने थे वो किससे बने हुए थे, तो आप आंसर टिक करेंगे पत्थर से। देखिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं ताम्र पाषाण युग की, तो आप ये नहीं सोच लीजिएगा कि पत्थरों का प्रयोग यहाँ बिल्कुल बंद हो गया। मैंने आपको बार बार बताया पत्थरों का प्रयोग भी यहाँ चल रहा था। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि युग ताम्र का है और यहाँ बात पत्थरों की हो रही है। तो आहार स्थल के जो घर थे वो पत्थरों से बने हुए थे, ठीक है। और यहाँ के जो लोग थे फ्रेंड्स, ताम्रपाषाण की पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे, या फिर कहा जाता है बहुत ही रेयर इसका यूज़ होता था, लेकिन मेनली यही माना जाता है कि प्राय यहाँ के जो लोग थे वो पक्की ईंटों से बिल्कुल परिचित नहीं थे। और यहाँ के लोग कई प्रकार के बर्तनों का प्रयोग करते थे जो कि चाक पर तैयार किए जाते थे। अब हम बात करेंगे गिलुन की। गिलुन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। एक आता है अग्निकुंड के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, दूसरा आता है एक प्रस्तर फलक उद्योग पाया गया। प्रस्तर मीन्स फ्रेंड्स पत्थर होता है, और फलक मैंने आपको बताया था जब मैं पूरा पाषाण काल पढ़ा रही थी आपको, कि जो पत्थर होता है जब उसके साइड से, चारों साइड से वो उसके किनारे काट दिए जाते हैं तो उसे ही फलक कहा जाता है। तो जो फलक उद्योग पाया गया यहाँ से, एक प्रस्तर फलक उद्योग, ठीक है, गिलुन से, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। और पत्थर के उपकरण भी कहाँ से मिले हैं, गिलुन से। उसके अलावा मैंने आपको एक बालाथल क्षेत्र बताया, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना ध्यान रख सकते हैं वहाँ से तांबे के उपकरण ऐसे मिले हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे पश्चिमी मध्य प्रदेश की। यहाँ दो संस्कृतियाँ हमने देखी, कायथा और मालवा संस्कृति, ठीक है। अब देखिए, कायथा संस्कृति हम अलग डिस्कस करेंगे, मालवा संस्कृति हम अलग डिस्कस करेंगे। है तो दोनों मध्य प्रदेश की, लेकिन यहाँ दो संस्कृतियाँ हैं। तो कायथा जो संस्कृति है, सबसे पहले इसका टाइम पीरियड आप देख लीजिए, 2000 से 1800। अब आप कहेंगे 2000 तो आहार में भी बताया गया है, बिल्कुल बताया है, लेकिन अगर आपसे ओल्डेस्ट सबसे पुरानी पूछी जाएगी तो वो कायथा ही आप टिक करेंगे। इसे आप बात को एकदम अपने दिमाग में बिठा लीजिए। और क्षेत्र जो यहाँ आएंगे फ्रेंड्स, एरन, उज्जैनी और त्रिपुरी। रंगीन व चित्रित मृद भांड का यहाँ प्रयोग हुआ, तांबे और पत्थर के उपकरण का प्रयोग। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वो क्या है, तांबे की चूड़ियाँ, तांबे की दो कुल्हाड़ी के साक्षी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो तरह की जो कुल्हाड़ी के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं तांबे की, और तांबे की छेनी, ये सब साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कायथा से। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है कि कायथा के घर में 29 कंगन के साक्ष्य मिले हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कहाँ से 29 कंगन के साक्ष्य मिले हैं, कायथा से। कायथा कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी कौन सा, अगर और डीप में पूछा जाए तो पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो एरिया है, ठीक है। अब आएगी मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति जो है 1700 से 1200 इसका टाइम पीरियड माना जाता है ईसा पूर्व का। क्षेत्र कौन से आएंगे, मालवा, नागदा और नवदा टोली। अब देखिए, ताम्रपाषाण संस्कृति की एक विलक्षणता, सबसे इम्पॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आने के चांसेस हैं कि कहाँ के मृद भांड जो हैं वो उत्कृष्टतम माने गए, तो वो मालवा मृद भांड है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मालवा मृद भांड जो है ये मतलब कौन सी संस्कृति से बिलोंग करते हैं या कौन सी सभ्यता के, तो आप ये तो समझ ही गए हैं ताम्रपाषाण के हैं, लेकिन ये सबसे उत्कृष्टतम माने गए हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और एक और इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही हायर लेवल का अगर आपका एग्जाम हो तो पूछा जा सकता है, चरखे और तकलियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये भी आपको मालवा संस्कृति का ही टिक करना है आंसर। और वृषभ पूजा, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो मैं आपको बता रही हूँ। कंटेंट तैयार करने में बहुत टाइम लगता है, तो आप वीडियो को, इसीलिए मैं कह रही हूँ स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ मैं बोलकर ही आपको बता पाती हूँ, सारी चीज़ें लिखी नहीं जा सकती, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि चरखे और तकलियों के साक्षर, वृषभ पूजा, ये सब कहाँ से मिले हैं, मालवा संस्कृति से। अब आता है अगला क्षेत्र, नवदा टोली। नवदा टोली के जो खनन है उसमें सभी अनाजों के साक्ष्य मिले हैं। इतने यहाँ से अनाजों के साक्ष्य मिले हैं, शायद ही किसी और क्षेत्र से मिले हों, ठीक है। तो यहाँ इससे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती किसे माना जाता है, तो नवदा टोली। आंसर दैमाबाद मत टिक करिएगा, आंसर ये है नवदा टोली। ग्रामीण शब्द जहाँ आपने देख लिया तो आप फटाफट से नवदा टोली टिक करेंगे, क्योंकि इसे ग्रामीण बस्ती का टैग दिया गया सबसे बड़ी,
ठीक है, और यहाँ से अनाजों के जो साक्ष्य हैं वो मिले थे। अब आगे हम बात करते हैं पश्चिमी महाराष्ट्र की जौरवे संस्कृति 1400 से 700 BC तक। दैमाबाद की अगर हम बात करें इसमें सबसे पहले, तो अब तक पता चले 200 जौरवे स्थलों में यह सबसे बड़ा ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। और कांसे का रथ, अब देखिए फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट है, बात चल रही है तांबे की, लेकिन यहाँ से तो हमें कांसे का रथ मिला। ठीक है, तो कांसे का रथ का साक्ष्य कहाँ से मिला? दैमाबाद से, क्योंकि कुछ संस्कृतियाँ मैंने आपको बताया जैसे कि टाइम पीरियड जो था, ठीक है। तो अब ये जो साक्ष्य हमें आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में आने के चांसेस और ज़्यादा बन जाते हैं कि जो इस युग का चीज़ है ही नहीं, मतलब अगर विशेषता देखी जाए तांबा है लेकिन यहाँ से कांसे का साक्ष्य मिल रहा है, तो ऐसी चीज़ें एग्जाम में बहुत आने के चांसेस होते हैं। तो कांसे का जो रथ है वो कहाँ से मिला? दैमाबाद से। और इस स्थल से तांबे की बनी मनुष्य द्वारा चलित रथ, ठीक है, और उसके अलावा हाथी, गेंडा, सांड की जो कलाकृतियां हैं वो भी मिली। और नेवासा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से पटसन के साक्ष्य मिले हैं, या फिर आपसे कपास करके भी पूछा जा सकता है, पर आप पटसन वर्ड ध्यान रखिए, पटसन के जो साक्ष्य हैं वो नेवासा से मिले हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इनाम गांव, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनाम गांव की अगर हम बात करते हैं तो चूल्हों सहित कच्ची ईंटों व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य, बाद की अवस्था में 5 कमरों वाला मकान का साक्ष्य मिला जिसमें 4 कमरे आयताकार व एक वृत्ताकार था। ठीक है, और जो कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, खिलौने, मिट्टी की मूर्ति, टेराकोटा बनाने वाले कारीगरों के साक्ष्य भी कहाँ से मिले? इनाम गांव में। और जो इनाम गांव है यहाँ से आपने एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि 100 से भी अधिक कब्रें अगर आपसे पूछा जाए कहाँ से मतलब पाई गई, तो वो भी इनाम गांव से। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या यहाँ के जो, अगर ताम्रपाषाण की ही बात की जाए, तो अगर वो पूछे कि यहाँ के लोग मांस वगैरह खाते थे, ठीक है, तो आप आंसर टिक करेंगे कि गाय का मांस, मतलब कहा जाता है कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले जिनसे लगा कि जो गाय का जो मांस है वो खाते थे, लेकिन जो सुअर का मांस है वो अधिक नहीं खाते थे। उसके अलावा यहाँ से अगर ताम्रपाषाण के स्थल की हम बात करें तो ऊँट के भी अवशेष मिले हैं। और जो भी मैंने आपको एरिया बताया दैमाबाद, वो तो सबसे बड़ा है ही, क्योंकि उसमें वो जो उसका क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो वो 20 हेक्टेयर उसका क्षेत्रफल माना गया, और जिसमें 4000 के लोग, मतलब 4000 लोग उसमें रह सकते थे। ठीक है, तो इतना बड़ा वो क्षेत्र था, इस कारण उसे ये मतलब दिया गया टैग। अब आगे देखते हैं इनाम गांव की ओर बात कर लेते हैं। किलेबंद बस्ती के साक्ष्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनाम गांव में कि किलेबंद बस्ती के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो इनाम गांव से। ठीक है, किलेबंद मतलब जैसे कि फेंसिंग की होती थी किले के चारों ओर। और वर्ग विभाजन के साक्ष्य, वर्ग विभाजन का मतलब क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनाम गांव का, अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर ये था कि जैसे कि पुरोहित जो है वर्ग इसमें रहे, मतलब उसके घर का मतलब जो डिज़ाइन था वो इस तरह का होगा। ठीक है, सरदार जो लोग थे वो इस तरह रहेंगे, श्रमिक अलग घर में रहेंगे, तो वर्ग विभाजन हमें देखने को मिला कहाँ? इनाम गांव में। और इसके अलावा जैसे कि अब सरदार जो लोग थे, ठीक है, वहाँ पर उनके जो घर थे कहा जाता है वो आयताकार शेप में थे, लेकिन जो दूसरे थे जो मतलब उससे छोटे वर्ग के थे, ठीक है, वो उनके जो राउंड शेप के घर होते थे। तो इस तरह का कुछ देखने को भी मतलब वहाँ मिला इनाम गांव में। ठीक है, और मातृ देवी की पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि कच्ची मिट्टी की नग्न मूर्तिकाएं की भी पूजा की जाती थी, तो बिल्कुल सही है ये बात। तो ये जो हमें साक्ष्य हैं सारे यहाँ से मिले हैं। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की। तो इस युग के मानव ने ही भारत में प्रथम बार ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की थी। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि जो ताम्रपाषाण युग है ये किस तरह की सभ्यता थी, नगरीय थी कि ग्रामीण थी, तो आप आंसर टिक करेंगे ग्रामीण। लेकिन यही मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करते हैं जौरवे संस्कृति, बेशक ग्रामीण थी, लेकिन जो उसके दो क्षेत्र हैं दैमाबाद और इनाम गांव, यहाँ पर नगरीकरण का जो स्तर था वो देखने को मिला। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ से नगरीकरण की प्रक्रिया बिल्कुल ही ख़त्म थी, नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। वो कौन से दो क्षेत्र हैं? दैमाबाद और इनाम गांव। और इस युग के जो लोग हैं वो लिखने की कला से अनभिज्ञ थे, बिल्कुल ठीक है, लिखने की कला नहीं जानते थे यहाँ के लोग। ठीक है, लेकिन जब हम हड़प्पा पढ़ेंगे वो नगरवासी थे।
ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या जो ताम्रपाषाण युग के लोग थे क्या वो नगरों में रहते थे, तो नहीं, आप आंसर टिक क्या करेंगे, वो नगरों में नहीं रहते थे, वो ग्रामीण समुदाय के थे और लिखने की कला से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। और इस काल में जो मनुष्य है वो गेहूं, धान व दाल की कृषि करने में प्रवीण हो गया था, और उसके अलावा मसूर, मूंग, उड़द ऐसे कई मतलब दालें और मटर भी वो पैदा करने लगा था, जो ताम्रपाषाण युग का मानव था। अब देखिए, इस युग के लोग प्राय पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे, इसका प्रयोग कभी कभी होता था, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अब और आ रही है आपके सामने कि इस युग के जो लोग हैं वो मातृ देवी की पूजा करते थे, तथा धार्मिक संप्रदाय क्या था, वृषभ। ठीक है, धार्मिक संप्रदाय क्या था, वृषभ। और सर्वप्रथम ताम्रपाषाण के लोगों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। सामाजिक असमानता का प्रभाव भी देखने को मिला, जो मैंने अभी आपको घरों के उदाहरण दिए उससे पता चला कि सामाजिक असमानता भी थी, वहाँ के जो समाज था उसमें। मृद भांड कैसे थे, मृद भांड का जो कलर आपने एग्जाम में पूछा जाता है वो आपने ध्यान रखना है, काले और लाल। मृद भांड क्या होते हैं, मृद भांड होते हैं मिट्टी से बने बर्तन। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। महाराष्ट्र में लोग मृतक को कलश में रखकर अपने घर में फर्श के अंदर उत्तर से दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मतलब यहाँ पे जो लोग थे वो किस तरह उनको दफनाते थे, तो कलश में रखकर अपने घर में फर्श के अंदर ही उसको दफनाते थे। ठीक है, तो और कौन सी दिशा में, उत्तर से दक्षिण दिशा में। तो आई होप यहाँ तक आपको सारा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो ताम्रपाषाण का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए आप जो भी आपका टॉपिक है उन्हें सारे, जो अगर कोई मिस हो गया तो ज़रूर रिवीजन कीजिए, और वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखा करिए। ठीक है, ताकि जो मैं भी मेहनत करती हूँ वो भी मुझे लगे कि किसी के काम आ सकी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।